हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी और बीईओ ये तीन एग्जाम हैं जो 2023 में कंडक्ट होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है काफ़ी सारे लोगों के लिए। वहीं यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम करवाया जाएगा वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है। सो इन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी ये क्विज सीरीज़ है। सो हर एक क्विज को आप कंप्लीट देखिए और एट द एंड ऑफ द वीडियो अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिए। आज ये क्विज नंबर 6 है। प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहां पर जाइए तो सारे आपको क्विज प्रीवियस दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं रिस्पॉन्सेज की, कैसा कैसा यहां पर रिस्पॉन्स किया है किसने। सो यहां पर टेस्ट नंबर 4 पर ये रिस्पॉन्स करा गया था, लाइफ स्टाइल, ये इन्होंने अपना नाम रखा हुआ है। ठीक है, सो यहां पर कई सारे क्वेश्चंस मैंने पूछे थे वीडियो में, जिसमें से एक आपका यूपीएससी के बारे में था कि कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक प्रोविजंस दिए हुए हैं, उपबंध दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इन्होंने सही यहाँ पर मेंशन करा। इसके अलावा वित्त आयोग से रिलेटेड आर्टिकल यहाँ पर इन्होंने सही मेंशन करा है और आपका इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड सही यहाँ पर बताया इन्होंने, और वही मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम भी इन्होंने यहाँ पर सही बताया। तो दीज आर द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम लाइफ स्टाइल। ठीक है, सो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि सर कंटिन्यू करिए, तो देखिए कंटिन्यू चल रहा है। हर दिन आपको दोपहर 1 बजे एक ऐसा वीडियो देखने को मिलेगा। सो आप इसको डेली बेसिस पर देखिए और अपने आप को यहाँ पर इवेल्युएट करिए। ठीक है, सो बाकी इन्होंने यहाँ पर तारीफ करी है, तो दिस इज़ थैंकफुल टू अस। ठीक है कि हमारे द्वारा स्टार्ट किया गया प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर सूरज कुमार तिवारी हैं, इन्होंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए, बट यहाँ पर इन्होंने जो हमारा सेशन रहा था उसके बारे में बोला है कि दैट इज़ अ नाइस सेशन, सो थैंक यू। और वहीं स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो इन्होंने भी नाइस क्वेश्चंस बोला है, सो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू एज वेल। तो यहाँ पर ये तो रहे रिस्पॉन्सेज की बात जो टेस्ट नंबर 4 पर रहे थे। आई एम स्टिल वेटिंग कि इस वाले क्विज में जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हर एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे। ठीक है, अभी देखिए महात्मा गांधी के इस इमेज को मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है। रीजन बीइंग प्रीवियस जितने वीडियोस अभी तक हम लेके आए हैं, हर एक वीडियो में हमने आपसे पूछा है कि आप लोग कुछ ना कुछ महात्मा गांधी के बारे में बताएं, बट अभी तक किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है। सो आई होप कि इस वाले वीडियो में आप लोगों का रिस्पॉन्स जरूर आएगा। देखिए महात्मा गांधी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो वॉट एवर यू नो राइट नाउ, अभी आपको जितना कुछ पता है महात्मा गांधी के बारे में, सिर्फ वो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें आप लोगों का नाम मेंशन कर पाऊँ, बता पाऊँ कितना कुछ आपको यहाँ पर पता है। और जिन लोगों को नहीं पता होगा वो भी यहाँ पर जान पाएंगे काफ़ी कुछ महात्मा गांधी जी के बारे में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करें अपने क्विज को। इससे पहले एक चीज़ आपको यहाँ पर और बताना है कि यूपी पीएससी आरओ एआरओ और पीसीएस इन दो के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जीएस वाला आपका पोर्शन है ये बीईओ में भी आपको हेल्पफुल रहेगा। सो ये हमारा पेड क्विज है जिसमें 5000 क्वेश्चन हमारा पूरा टारगेट है 5000 क्वेश्चन को कंप्लीट करने का। पर मंथ आपको 1000 डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू दिए जाएंगे, यानी कि व्याख्यात्मक, जिसका फीस रखा गया है मात्र 500 रुपये। ठीक है, डेमो फाइल या फिर सैंपल फाइल अगर आपको देखनी है तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जस्ट गो देयर एंड क्लिक ऑन द लिंक। सो आप हमारा जो सैंपल फाइल है उसको ज़रूर देखिए। अगर आप सैंपल फाइल देखेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आप समझ पाएंगे कितनी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करा गया है कि आपको एनसीईआरटी ना पढ़नी पड़े, आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक ना पढ़नी पड़े, बट आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो उसको एक बार देखिए। और इफ़ यू वांट टू एनरोल इन दिस कोर्स तो आप हमारे इस नंबर पर 9027281376 पर कॉल कर सकते हैं, या फिर एक दूसरा नंबर है 6395649901। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर जो नैनार के बारे में कि नैनार कौन थे। ठीक है, अब ये शैव थे, शाक्त थे, वैष्णव थे, या फिर ये सूर्योपासक थे। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? शैव। अच्छा, दो चीज़ें यहाँ पर हैं कि अगर हम बात करें किसकी, नैनार की, तो ये तो थे शैव। ठीक है, वहीं एक अलवार संत हुआ करते थे, ये क्या थे? ये विष्णु के उपासक थे, और शैव किसके थे? भगवान शिव के उपासक थे। ठीक है, सो ये इनके बारे में आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है, इसमें आपको एक तरफ राजा दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो राज्य है जिस पर इन्होंने शासन किया वो दिया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पर इनका मिलान कराना है। तो अब जो 16 महाजनपद थे जिनके बारे में आपने आई होप पढ़ा होगा, ठीक है, सो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपको कमेंट सेक्शन में जो बताना है, जो आंसर करना है, वो ये बताना है कि ये जो राज्य थे इनकी कैपिटल क्या थी। ठीक है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इन चारों राज्य की कैपिटल क्या थी। कहीं सर्च मत करिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो मत बताइएगा, पता है तभी बताइएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले यहाँ पर हमें आपको मैच कराना है। तो सबसे पहले अगर हम प्रद्योत की बात करें तो प्रद्योत कहाँ के राजा थे, तो ये थे आपके अवंती के। वहीं उदयन की बात करें तो उदयन कहाँ के राजा थे, तो ये थे आपके वत्स के, यानी कि सेकंड नंबर। वहीं प्रसन्नजित की बात करें तो प्रसन्नजित कहाँ के थे, कोसल राज्य के राजा थे। वहीं अजातशत्रु की अगर आप बात करेंगे तो ये कहाँ के राजा थे, मगध के। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका सही यहाँ पर मिलान होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए आपका 3 से मिल रहा है। जैसे ही आप देखेंगे तो सिर्फ एक, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो बाहर निकल के आ जाएगा कि हाँ भैया यही सही आंसर है। सो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर बात हो रही है कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? ये अभिसार है, कट है, मस्सग है या फिर ग्लाउसाई है? तो सही आंसर यहां पर क्या होगा आपका, मस्सग, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो यहां पर सही होगा। ठीक है, अब ये कहां से हमें पता चला, यूनानी लेखक जो थे उनके थ्रू जो लिखा गया है उसमें यहां पर ये चीज पता चली है। तो मस्सक जरूर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है कि यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है? अब ये जो सेंड्रोकोटस कहा गया, किसके लिए कहा गया, ये हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जो विलियम जोन्स थे ये पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से करी थी। ठीक है, वहीं अगर हम एरियन की बात करें या फिर प्लूटार्क की बात करें तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया था। लेकिन अगर हम जस्टिन की बात करेंगे तो उन्होंने सेंड्रोकोटस बोला है किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, सो सबसे पहले जो बोला किसने बोला, मैंने यहां पर आपको 3 लोगों के नाम बताए। सबसे पहले यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, जस्टिन की। ठीक है, तो जस्टिन ने जो है सेंड्रोकोटस किसके लिए बोला, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बोला। वहीं अगर आपके एग्जाम में आपको दिखे एरियन या फिर दिखे आपको प्लूटार्क, तो इन्होंने सेंड्रोकोटस नहीं बोला है, इन्होंने बोला है एंड्रोकोटस। ये आपको याद रखना है। ठीक है, वहीं अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने करी सबसे पहले, ठीक है, पहले विद्वान कौन थे, तो वो विलियम जोन्स थे। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। ठीक है, मतलब कहा किसने, कौन से यूनानी लेखक, अगर स्पेशली पूछ ले कि कौन सा यूनानी लेखक था, ठीक है, जस्टिन जिसने सेंड्रोकोटस कहा था, तो किसे कहा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। बट सबसे पहले जो पहचान करी गई वो किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा। तो इन 3 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं, जस्टिन, एरियन प्लूटार्क और जो मैंने आपको बताया विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से करी थी। यहां पर आपसे पूछा गया है कि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस किसको बोला है, तो भैया किसको बोला है, चंद्रगुप्त मौर्य को। बट अगर एरियन और प्लूटार्क आ जाए तो एरियन और प्लूटार्क ने क्या बोला है, एंड्रोकोटस बोला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहां पर जो दिया हुआ है, पहला है आपका महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। यही यहां पर आपका सही आंसर होगा। इनको नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में डाला गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो यहां पर सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है जिसमें बात करी गई है डुयोंग, ठीक है, नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है। ये क्या है, ये उभयचर है, ये बोनीफिश है, स्तनधारी है, मैमल है या फिर ये शार्क है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन डी, यानी कि कैसा है, ये स्तनधारी है, मैमल है, डियोगोंग। ठीक है, तो इसका नाम जरूर आपको याद रखना है, डियोगोंग। ये एक विशाल समुद्री स्तनधारी है, यानी कि लार्ज मैराइन मैमल है। ठीक है, और ये है विलोपन की कगार पे, मतलब इसका जो है विलुप्ति होने को है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो वेटलैंड दिवस ये कब मनाया जाता है, 2 फरवरी, 2 अप्रैल, 2 मई या फिर 2 मार्च। तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, यानी कि 2 फरवरी। ठीक है, अब आपको जो कमेंट सेक्शन में बताना है कि वेटलैंड इंटरनेशनल या फिर हम बात करें वर्ल्ड वेटलैंड डे की, तो ये तो हर साल जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब ये कब से मनाया जाना स्टार्ट करा, स्टार्टिंग ईयर क्या है इसका, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो रामसर कन्वेंशन हम बहुत सुनते हैं, ठीक है, तो इसके तहत इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं राइट नाउ, अभी कितनी साइट है टोटल,
वो नंबर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट्स हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर दे रखा है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। अब यहां पर आपको ये स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है कि यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना एवं संगठन से शुरू हुई। तीसरा है कि यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट स्थानों की पहचान करता है। तो आपको बताना है कि यहां पर सही आंसर क्या होगा। सो देखिए, यहां पर अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें या फिर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, ये दो स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, 1 और 3। अगर हम बात करते हैं बर्ड लाइफ इंटरनेशनल संरक्षण संगठनों की एक क्या है, वैश्विक भागीदारी है। अब जैसे हमने बर्ड लाइफ, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि भैया पक्षी हो गए, उनके आवास हो गए, ठीक है, या फिर वैश्विक जैव विविधता, इसको संरक्षित करना मेन इनका काम है। ठीक है, मतलब पक्षियों को सेव करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनके जो हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट करना है, और जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है उसको संरक्षित करना है। और ये जो संस्था है ये महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में स्थानों की पहचान करती है। मतलब ऐसे साइट्स जहाँ पर पक्षी बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत डाइवर्सिटी है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, तो ऐसे जो साइट्स हैं उसकी ये पहचान करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है अंडमान निकोबार पर। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश है, कोलकाता है, मद्रास है या फिर उड़ीसा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका कोलकाता। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताइएगा कि जो बॉम्बे उच्च न्यायालय है इसके अंतर्गत, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट जो है, बॉम्बे हाई कोर्ट, इसके अंतर्गत कौन सी यूनियन टेरिटरीज आती हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें गुवाहाटी की, गुवाहाटी, ठीक है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं, मतलब जो ये हाई कोर्ट के रूप में भूमिका अदा करता है, किन किन राज्यों के लिए करता है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे ही केरला, इन तीन के बारे में बताइएगा। केरला हाई कोर्ट, इसके अंतर्गत कौन सी यूनियन टेरिटरी आती है। ठीक है, इस वाले वीडियो में तो इतना ही बताइएगा। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो मद्रास हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, ये भी आपको बताना हो सकता है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट भी, बट इन तीन को भी रहने दीजिए। अभी जितना पूछा है उतना बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगर पता हो तभी बताइएगा, सर्च मत करिएगा कहीं। चलिए, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित यानी कि रेगुलेट करते हैं। अब ये आपको आर्टिकल दे रखे हैं, आर्टिकल 4, 5, 56, 57, या फिर आपका आर्टिकल 141, 142 या फिर 245 और 246। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका आर्टिकल 245, 246। ये जो है आर्टिकल, ये आर्टिकल आपके जो 3 सूचियां हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर ये रेगुलेट करने का काम करते हैं, शक्तियों को। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो कमेंट सेक्शन में बताना है, भैया ये आर्टिकल जरा बताते हुए चलिएगा, ये आर्टिकल के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं। आर्टिकल 4, 5, 56, 57, क्या कुछ आपको इनके बारे में पता है, किससे रिलेटेड है, कुछ भी अगर आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है इसमें लोकसभा की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती राष्ट्रीय आपातकाल की, या फिर जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, या फिर केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, या फिर आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। दैट मीन्स अगर इमरजेंसी चल रही है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है, नेशनल इमरजेंसी, उस केस में जो लोकसभा है उसकी अवधि के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आपका ऑप्शन डी सही होगा कि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 साल तक ही बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, आपका आर्टिकल 352। ठीक है, आर्टिकल 352 इससे रिलेटेड है, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में दिया हुआ है, तो इतना इसके बारे में याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है और उसका कारण दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि क्या सही क्या गलत। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्टेटमेंट है या जो कथन है उसमें बोला गया है कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, दैट मीन्स कि दैट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वाली बात एकदम सही है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में तो दिया हुआ है, ठीक है, राज्य वित्त आयोग के बारे में। दूसरा यहाँ पर जो कारण दिया हुआ है वो कारण क्या है कि संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। सो ये चीज़ यहाँ पर जो है वो गलत दी हुई है, यानी कि केवल जो कथन है वो सही है, जो कारण है वो यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो उसमें ये वाली बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई कि भैया ये कैसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है आर्टिकल 243I, जिसके अंदर ये चीज़ गिवन है कि राज्यपाल जो है वो हर 5वें साल पर, ठीक है, हर 5वें वर्ष पर, प्रत्येक 5वें वर्ष बाद जो है एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा। और ये जो राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग आर्टिकल 280 खंड 3, ठीक है, इसमें भी बीबी पार्ट है इसका। तो इसके तहत जो राज्य वित्त आयोग है इसके ऊपर कौन काम करेगा, मतलब संघीय वित्त आयोग, वो उसको सिफारिश दे सकता है। ठीक है, सिफारिश के आधार पर राज्यों की जो पंचायत है इनको संसाधन की उपलब्धता के लिए ये संचित निधि से में वृद्धि कर सकता है और उसके लिए आवश्यक जो उपाय हैं वो सुझा सकता है। यानी कि यूनियन टेरिटरी का जो वो है आपका फाइनेंस कमीशन है, वो राज्य वित्त आयोग को सुझाव दे सकता है, वो उसमें जो संचित निधि में वृद्धि कर सकता है उसकी, ठीक है, और जो संसाधन है उनको उपलब्ध कराने में हेल्प कर सकता है स्टेट फाइनेंस कमीशन की। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, यानी कि लोकेटेड है। अब ये कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी या फिर महानदी। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए, यानी कि कावेरी। ठीक है, अब ये शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है लोकेटेड। और इस नदी के अगर हम उद्गम की बात करें कि ये जो कावेरी नदी है कहाँ से ये निकलती है, तो कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक का जो दुर्ग जिला है वहाँ की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये निकलती है। ठीक है, तो ब्रह्मगिरी का मतलब क्या है, ब्रह्मगिरी और कावेरी, इनको कैसे याद रखेंगे, देखिए दोनों में आखिरी में री आ रहा है, बस इससे याद रख लीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप कावेरी देखेंगे तो याद रखिए ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल रही है। अब ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ है, तो दुर्ग में है, अब वो कुर्ग में है। अब कुर्ग जिला कहाँ पर है, कर्नाटक में। ठीक है, तो इसका अपवाह अगर हम बात करें कौन कौन से स्टेट से निकलती है, तो कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, 3 स्टेट हैं जहां से होकर ये रिवर निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और उससे रीजन दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है और इसका कारण दे रखा है कि उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो देखिए दोनों ही यहाँ पर सही हैं और यहाँ पर सही ये व्याख्या कर रहे हैं, ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 पे। सो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर पूर्वी या फिर उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा कहाँ पर प्राप्त होती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि भैया तमिलनाडु की हम बात कर रहे हैं। सितंबर महीने में ये मानसून जो है यहाँ से जाना शुरू होता है नदर्न एरिया से, और धीरे धीरे ये कैसे जाता है आपका साउथ वाले एरिया में जाता है और चेन्नई में भारी वर्षा होती है। ठीक है, और ये बस इतना ही है जो आपको यहाँ पर इसके बारे में याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं। तो जैसा अभी हमने बात करी है कि भैया जैसे जैसे इधर नॉर्थ में हमारे उत्तर में जाड़े बढ़ना शुरू होते हैं, वैसा आपका जो जाड़े वाला सीजन आता है, ठीक है, वैसे वैसे यहाँ से मानसून जो है साउथ की तरफ मूव ऑन करता है। इसमें 2 जगह बारिश होती है, एक है आपका पंजाब और दूसरा है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में तो अभी हमने देखा कि चेन्नई में भारी बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, सो ये इसके बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें बात करिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलाना, बाह में दर्द और झंझनाहट, या फिर टांगों में दर्द। तो ऑब्वियस सी बात है भैया टांगों में दर्द से कोई मतलब नहीं है। बाकी तीनों जो ऑप्शंस हैं इसके बारे में वो कैसे हैं आपके सही हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण या फिर खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया, इसको क्या बोलते हैं? तो ये डायलिसिस का नाम आप सबने 100% सुना होगा। आज की डेट में बहुत कॉमन हो गई है, बहुत सारे लोगों को डायलिसिस होती है, कहीं ना कहीं आप ज़रूर इसके बारे में सुनेंगे। ठीक है, सो सही आंसर हमारा क्या आएगा? डायलिसिस। ठीक है, अब डायलिसिस जो होती है इसमें क्या होता है एग्जैक्टली ये बताइएगा जरा, और शरीर का कौन सा अंग है जिसके माध्यम से जो हमारा ब्लड है इसको प्यूरिफाई करता है नेचुरली हमारी बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी नेचुरली जो प्यूरिफाई करती है ब्लड को, कौन से ऑर्गन से करती है, ये जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और ये जो ऑर्गन है, ये शरीर में जो ब्लड है, ब्लड में कौन कौन सी अशुद्धियां हैं जिनको अलग करता है। ठीक है, तो वो अशुद्धियां जिनको ये अलग करता है ये बताइएगा, और इस ऑर्गन का नाम बताइएगा जो ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि सुई चुभने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? त्वचा, मस्तिष्क, नेत्र या फिर हृदय? ठीक है, तो कौन सा अंग है जिसमें अगर सुई चुभाई जाए तो फिर बिल्कुल भी आपको दर्द महसूस नहीं होगा? सो दैट इज योर माइंड, यानी कि आपका मस्तिष्क। मस्तिष्क में जो पेन रिसेप्टर्स हैं उनका अभाव होता है, यानी कि जो दर्द ग्रहिकाएं हैं उनका अभाव होता है। मतलब मस्तिष्क में अगर आप सुई चुभाएंगे तो कोई दर्द नहीं महसूस होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। यहाँ पर आपको एक तरफ हार्मोन दे रखे हैं एक सूची में, और दूसरी सूची में उनसे मतलब कौन सी ग्रंथि, कौन सी ग्लैंड से ये निकलते हैं हार्मोन, ये दिया हुआ है, और इसको आपको यहाँ पर मैच कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हमारा क्या होगा? प्रोजेस्टोन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कौन सी ग्रंथि से निकलता है? तो सी, यानी कि थर्ड वाला। ठीक है, यानी कि गर्भाशय, महिला से। वहीं टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा? वृषण, यानी कि जो पुरुष हैं वहाँ से निकलता है। ठीक है, उनके जनांग से निकलता है। इसके बाद थायरॉक्सिन की बात करें तो थायरॉक्सिन आपका कहाँ से निकलेगा? थायराइड से निकलेगा, यानी कि थायराइड ग्लैंड जो है ऑप्शन 1। वहीं इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन कहाँ से निकलेगा? आपका अग्नाशय से। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 3, 4, 1, 2, ये आंसर होगा आपका। दैट मीन्स कि ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। चलिए अब चलते हैं आज के, मतलब हमारा सेशन खत्म हो गया है। 20 क्वेश्चंस आपने कवर अप कर लिए यहाँ पर। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब जाते जाते बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए थे तो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में हर पूछे गए क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करिए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।